हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है मंजरी सिंह। जैसा कि आपको पता है कि CUET PG LLM के एग्जाम में बहुत टाइम नहीं बचा है, तो आखिरी के दिनों में कुछ चीज़ें आपके लिए याद रखनी ज़रूरी हैं। आज हम उस पर बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है फोकस ऑन पार्ट ए एंड पार्ट बी इक्वली। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, और एक बात, अगर आपने अभी तक CUET PG LLM पर प्रीवियस वीडियो हमारा नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर सबसे पहले जाकर उसे देखें, फिर ये वाला वीडियो फॉलो करें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी की। पार्ट ए पार्ट बी क्या है? ये पेपर आपका 2 पार्ट्स में होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस टोटल होंगे। 25 क्वेश्चंस पार्ट ए, 75 क्वेश्चंस पार्ट बी। अब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको पार्ट ए या पार्ट बी दोनों पे इंडिविजुअली एक ही तरह से फोकस करना जरूरी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये इसलिए है कि जैसा कि पहले भी डिस्कस किया था कि पार्ट बी जो है आपका, वो लॉ से रिलेटेड है। ठीक, लॉ से रिलेटेड है, तो आप जितने भी एस्पिरेंट्स हो जो इस पेपर में बैठ रहे हो, वो सारे के सारे लॉ करके आए हो, क्योंकि ये LLM के लिए एंट्रेंस है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो सबको आता है। कम ज्यादा की बात हो सकती है, लेकिन हर कोई इससे वेल फैमिलियर है। वहीं पर पार्ट ए जो है आपका, उसमें आपके 4 एरियाज पूछे जाते हैं। एक आपका पूछते हैं मैथमेटिक्स, एक पूछते हैं आपका लॉजिकल रीजनिंग, एक होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, और एक होता है आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। ठीक है, अब ये चारों एरिया भी अपने आप में डिफरेंट है। किसी का कोई पोर्शन स्ट्रांग होता है, किसी का कोई पोर्शन। यहाँ पर आपको क्या करना है कि पार्ट ए में पूरा का पूरा ध्यान लगाना है। जितना आप पार्ट बी पे फोकस करोगे, उतना ही पार्ट ए पर करोगे। और पार्ट ए में अब आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए आपके चारों एरिया स्ट्रांग नहीं है, तो उन 4 एरिया में से आप अपना स्ट्रांग एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रांग एरिया का कहने का मतलब ये है कि चारों में से हो सकता है आपकी मैथ्स रीजनिंग जीके अच्छी हो सकता है आपकी इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स अच्छी हो, ऐसे तक हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप स्ट्रांग एरिया निकाल लीजिए और आप उस पर बराबर फोकस करिए। जो आपका स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाइए, जो वीक है उसको थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए एटलीस्ट, कि वहां पर अगर गैसवर्क करना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। पार्ट बी की बात कर रहे हैं, तो पार्ट बी तो आप पढ़ ही रहे होंगे, तो आपको उसको और टाइम देना है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं पार्ट बी में, वो कहीं ना कहीं गलत ना हो पाए हमसे। क्योंकि पार्ट बी में क्या है कि आपके 100% क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं, बिकॉज यू नो द लॉ। लेकिन पार्ट ए में हो सकता है, कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में कई क्वेश्चंस हो जाते हैं इधर उधर, वोकैबुलरी वाले, हमें इतना नहीं पता चलता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है शायद हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने ये ऑप्शन कहीं पे पढ़ रखा था, लेकिन वो हमसे गलत हो जाता है। हाँ, रीजनिंग की अगर हम बात करें या फिर हम मैथ्स की बात करें, तो ये समवेयर हमें पता होता है कि इसका आंसर हमारा सही निकल के आ रहा है या गलत निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस बात पे ध्यान देना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। अब ये कौन सा टाइम मैनेजमेंट है? क्या ये वो टाइम मैनेजमेंट है जो आपको पढ़ने के लिए डिसाइड करना है? नहीं, वो टाइम निकल चुका है। ये टाइम मैनेजमेंट है जो आपको ध्यान देना है एग्जाम हॉल में। जब भी आप कोई पेपर दे रहे होते हैं, वहां पे आपके लिए टाइम मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी सक्सेस में, आपका पेपर क्रैक करने में वो बहुत बड़ा फैक्टर है। टाइम मैनेजमेंट में क्या यहाँ पर क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सिर्फ लॉ का पेपर नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ लॉ का पेपर होता तो हमको एक आइडिया होता कि एक क्वेश्चन हमारा कितना मार्क्स लेने वाला है। यहाँ पर आपके पास है 2 सेक्शंस। ठीक है, अब मैं सेक्शन वाइज बात करूंगी। यहाँ पर 2 सेक्शन है आपके पास, एक है पार्ट ए और एक है आपके पास पार्ट बी। ठीक है, किसी भी पोर्शन को निग्लेक्ट मत करिएगा। अब होता क्या है यहाँ पर, पार्ट ए, पहले पार्ट बी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास है टोटल 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और आपके पास टाइम कितना है? 120 मिनट्स। अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 से ज्यादा मिनट है। ठीक है, 1 से ज्यादा। लेकिन क्या हम 100 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को 1 से ज्यादा मिनट देंगे? नहीं, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। आपको जो अप्रोच फॉलो करनी है वो ये होगी कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है और कौन सा क्वेश्चन है जो 1 मिनट से कम ले रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्ट बी में आपके पास 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगर आप चलिए मान लीजिए कि हमको इसको 1 मिनट देना भी है, तो 75 मिनट्स आपने इसको दे दिए। ठीक है, अब 75 मिनट से चलिए थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो गया, कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से समझना पड़ा, पढ़ना पड़ा, तो आपने क्या किया, 75 को कर दिया 85। ठीक है, अब ये हो गया 75 क्वेश्चन के लिए 85 मिनट्स।
अब हम आते हैं बचे हुए टाइम पर पार्ट ए पे। अब आप कहोगे मैम इसमें तो 25 क्वेश्चंस है, इसको इतना टाइम देने की क्या ज़रूरत है? इसको इतना टाइम देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको कि दोनों पार्ट पर इक्वली फोकस करना है, ठीक है। कोशिश यही करिएगा कि यहाँ पर आप 75 से ज़्यादा ना ले। इनफैक्ट अगर आप 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन होगी 1 घंटे में आप अपना पार्ट भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब चाहे आप पहले कर रहे हैं चाहे आप बाद में कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप पहले कर सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आपने कर लिया पार्ट 60 मिनट हम ले लेते हैं, ठीक है। अब बचते हैं, इस पे आते हैं पार्ट ए पे। अगर हमने 1 घंटे इधर दे दिए तो बचते हैं हमारे पास 1 घंटे और। तब 1 घंटे में हम क्या करेंगे, आधे घंटे में, हाफ एन आवर में हमने 2 सेक्शन डिवाइड कर दिया और बचे हुए हाफ एन आवर में 2 सेक्शन डिवाइड कर दिया। अब कैसे कर सकते हो? यू कैन डू वन थिंग कि एक हाफ एन आवर में आपने क्या किया, जनरल अवेयरनेस और उसके साथ आपने मैथ्स कर ली, ठीक है। और दूसरे हाफ एन आवर में आप क्या कर सकते हो, आपने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग कर ली। मैं मैथ्स और रीजनिंग साथ में क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि समवेयर हो सकता है कि वो टाइम टेकिंग दोनों ही होंगे, ठीक है, तो ओवरलैप कर जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर आपको जीके हल्का पड़ गया, ठीक है, और आपने उसके साथ मैथ्स कर लिया। यहाँ पे आपको इंग्लिश हल्की पड़ गई, आपने लॉजिकल रीजनिंग उसके साथ कर ली। लेकिन ये तब हो सकता है जब आपने 60 मिनट खाली लॉ के लिए रखा है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा एक्सीड कर दिया, आप 70 मिनट्स पे चले गए, 75 पे चले गए, तो अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है जो आप फॉलो करोगे। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी का एक अच्छा पोर्शन होता है, हर किसी का कोई खराब फैक्टर होता है कि मैं इसको इतनी जल्दी नहीं कर सकता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। आप टाइम मैनेजमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर वहां पर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज, इसको घर से सोच के जाइएगा। आपको पता है आपका स्ट्रांग और वीक फैक्टर, आप इसको घर से सोच के जाएंगे। आप वहां पर नहीं डिसाइड करेंगे बैठ के कि चलो मैं इतना टाइम इसको देता हूँ, इतना टाइम उसको देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो है प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अब इसमें तो कुछ नया बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब वो टाइम निकल चुका है जब आपको पढ़ना था, ठीक है। सबसे बड़ा मूल मंत्र जो अब आता है वो क्या है, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू नाउ, ठीक है। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। अब कुछ नया अगर पढ़ोगे तो पुराना भी सफर करेगा और नया जो पढ़ोगे वो याद भी नहीं रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो एक काम करना है, दैट इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने हैं, जहां जहां से लगा सकते हो, जहां पर लगा चुके हो, जो चीजें कर चुके हो, ठीक है, उनको क्या करो, उनको एनालाइज करो। उनको एनालाइज कर कर क्या करनी है, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। कि मान लीजिए मैंने जो भी क्वेश्चन उस टाइम पे गलत किए थे, मैंने मॉक्स अगर सॉल्व किए थे और मैंने उसमें कुछ गलतियां करी थी, तो मैंने गलती क्यों करी, आखिर मैंने यहाँ पर क्या सोच के ये आंसर मार्क किया था और इसका सही आंसर क्या है और क्यों है, ठीक है। ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। उससे क्या होगा, अब आपका वो सवाल अगर रिपीट हो जाता है तो वो गलत नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, अगर आप कोई नया पेपर लगा रहे हैं, नए क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आप एनालाइज वाला काम जरूर करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि अब तो मेरे पास समय नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा लूं। ज्यादा क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन को लगा के एनालाइज करने से होता है। क्योंकि आप जब पेपर को एनालाइज करते हो तब आपको समझ में आता है कि मैंने करेक्ट अटेम्प्ट्स कितने किए, मैंने इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स कितने किए। दूसरी चीज, इस पेपर में क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट है पेपर को एनालाइज करना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको पेपर सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए आप क्या करने हैं, आप डेली बेसिस पर 200 क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। अब 200 क्वेश्चन में मैं किसी एक दिन की बात लेती हूँ, मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चन सही किए और 50 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, ठीक। अब 50 क्वेश्चन जो है, मान लीजिए अगर इसमें से सिर्फ 10 कोई 50 में से 10 कोई बड़ा नंबर नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन अगर आपके वहां रिपीट हो गए या उसी पर बेस्ड आ गया समथिंग जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, तो वहां पर एक क्वेश्चन आपका है 4 मार्क्स का, ठीक है। दैट इज 10 के 10 क्वेश्चन आपके हुए 40 मार्क्स के। आपने अपना नुकसान कर लिया 40 नंबर का, जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये गेम चेंजर है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए एनालाइज करना पेपर को जरूरी है। अगर आप 50 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आप उस 50 क्वेश्चन को समझिए कि मैंने क्यों गलत किया, कहां पे गलत किया। भले आप एक पेपर लगा रहे हैं रोज, लेकिन उसको एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि क्या पता उसमें से कुछ आ जाए, ठीक। और वहीं पे 4 पेपर लगा दिए और यही नहीं देखा कि क्वेश्चन गलत कौन सा किया, और वही क्वेश्चन आ गया तो गलत कर दिया, तो क्या फायदा हुआ लगाने का। लेकिन करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करना है। अब वो समय निकल गया जब बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लेके बैठोगे और पढ़ोगे। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो
और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कीप नोट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। अगेन थोड़ा बहुत तो बात इस पे कर भी चुकी हूँ, फिर से एक बार कर लेती हूँ। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो क्या होता है, जब हम बबलिंग करने बैठते हैं तो हम ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने तुरंत बबलिंग कर दी और हम आगे बढ़ गए, ठीक। हम एक बार जाके शायद देखना भी जरूरी नहीं समझते हमने सही बबल किया है कि नहीं, क्योंकि हमें मालूम है अगर मान लीजिए गलत हो गया तो एक नंबर जो सवाल का गलत होना है बस वही जाएगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, बबल करते हुए भी हमें डर लगता है। हम पहले क्या करते हैं, पेपर में टिक कर लेते हैं, फिर हम एक बार उसको रिवाइज करते हैं कि ये क्वेश्चन हमने सही अटेम्प्ट किया है, तब हम जाके वहां पे मार्क करेंगे। ये सारी चीजें हम बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं ना, ऐसी चीजें करते हैं और रखना भी चाहिए, नो डाउट। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिले थे मान लीजिए, तो एक क्वेश्चन जब गलत कर दिया तो इसका -1 होके कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही और भी मल्टीपल होता चला जाएगा, तो आप समझ ही रहे हो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। अब नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है इस तरीके से कि हम बात करते हैं स्कोर की। लास्ट टाइम अगर बात करूं तो 295 वाज द हाईएस्ट स्कोर, ये आपका स्कोर था 2022 का, ठीक है। अब आप दे रहे हो 2023 में। हर कंपटीशन की एक ही स्टोरी होती है कि पिछले साल से अगले साल क्या होता है, कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो मान लीजिए एक सेफ स्कोर लेके चलते हैं, ठीक है। हर साल बहुत काबिल बच्चे आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, एस्पिरेंट ज्यादा बैठ रहे हैं, तो इस वजह से भी कट ऑफ बढ़ती है। आप मान लीजिए 320 से 350, ये हो गया आपका सेफ स्कोर, ठीक है। ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है, इसको पत्थर की लकीर मत समझिएगा। चलिए आप मान लीजिए 320 का टारगेट, ठीक है। अब 320 के टारगेट पे क्या करना है, ये भी आपका घर से होमवर्क आप करके जाओगे, आप वहां पे ये काम नहीं करोगे। अब अगेन बात आती है किस चीज की, अगेन बात आती है पार्ट ए की और फिर आती है पार्ट बी की। एक ही पार्ट से तो नहीं नंबर स्कोर कर सकते ना, दोनों से स्कोर करना है। अब आपको पता है कि इसमें आ रहे हैं 25 क्वेश्चन, आपने क्या करना है, 15 मिनिमम सही करने हैं। कितने बनते हैं, 60 मार्क्स, ठीक है। पार्ट बी में कितने आ रहे हैं, 75। आपको कम से कम कितने सही करने हैं, 65। चलो ऐसे कर लेते हैं, 75 आ रहे हैं, आपको कम से कम सही करने हैं 65। 65 इंटू 4 हो गया 260, और ये बनता है आपका, अगर हमने इसमें प्लस कर दिया इसको तो बन जाता है 320। 320 आपका बनता है स्कोर, जो एक सेफ स्कोर हम कह सकते हैं कि हो सकता है इस बार, ठीक है। तो एक रफ आइडिया है, अगेन ये एक रफ आइडिया है, आपको ये घर से करके जाना है, आपको ये होमवर्क घर से करके जाना है कि मेरा स्ट्रांग एरिया कितना है, मैं वहां से कितने नंबर उठा सकता हूँ। क्योंकि हो सकता है जिनका पार्ट ए बहुत स्ट्रांग हो वो 25 में से 20 सही कर ले जाएं, 22 सही कर ले जाएं, ठीक है। पार्ट बी जिनका स्ट्रांग होगा, नो डाउट इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो 75 में 70 सही करके आएंगे। तो ये अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा, तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि मैं कहाँ से नंबर उठा सकता हूँ, मेरा स्ट्रांग एरिया क्या है, आपको उस हिसाब से अपना ये प्लान करना है। लेकिन द प्लानिंग शुड बी योर होमवर्क ओनली। वहां पे जाके ये प्लान नहीं करोगे, वहां पे क्या करोगे, वहां पे ये करोगे कि पहले आप जो स्कोर, पहले आपने जो मार्क किया होगा वो आपके मोस्ट कॉन्फिडेंट वाले आंसर होने चाहिए, ठीक है। पहली बबलिंग जो कर रहे हो, सेकंड फिर आप काउंट करो कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए, अब मेरा कितना स्कोर बन रहा है, ठीक। फिर उसमें चांसेस भी रखो कि हो सकता है मैंने गलत किया हो, क्योंकि हमेशा आपके सारे सवाल आपको लग रहा हो सही हो, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन एरर हो ही जाती है। सेकेंड आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जहां पर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो बहुत ही इजीली, और दो ऑप्शन में आप हो कंफ्यूज, ठीक है। दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जिसमें आप एक पर पहुंच पा रहे हो कि हाँ मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करोगे, वही होगा जो आपका गेस वर्क में कुछ क्वेश्चंस को सही करेगा। और जो मोस्ट कॉन्फिडेंट और जो लेस कॉन्फिडेंट दोनों मिलकर होंगे, वहां पर कुछ गलत हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ सही हो जाएंगे, दोनों मिला के बैलेंस हो जाएगा, एंड यू विल बी एट अ सेफ स्कोर। अगर आपको ये लगता है कि मुझे जितना आता है मैं सारा का सारा उतना सही करके आया हूं, मुझे मालूम है, ऐसा कभी नहीं होता है, आपका कुछ ना कुछ गलत होगा ही होगा। मैथ्स और रीजनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, लॉ की बात कर रही हूँ, ठीक है, या इंग्लिश वगैरह में, वहां पे होता ही है। वहीं पर आप जो तुक्के करोगे, गैस वर्क जो करोगे, वहां पर कुछ सवाल आपके सही हो जाएंगे, तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी बैलेंस और आपका बन जाएगा मार्क्स। कभी भी नेगेटिव मार्किंग के डर से अटेम्प्ट कम मत करना, अटेम्प्ट ज्यादा करना, ज्यादा का मतलब ये सेफ अटेम्प्ट करना। ये नहीं है कि 400 मार्क्स है तो 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए अब चले गए नेगेटिव में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आऊं कि मैं सेलेक्ट हो पाऊं, ठीक है, मेरे चांसेस बने, अगर कट ऑफ कम चली जाए तो मेरे चांसेस बन जाए, मैं बहुत नेगेटिव भी ना हो जाऊं, ठीक है।
ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। अब जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है, जब भी आप यूट्यूब ओपन करते होंगे तो आपको बहुत सारी न्यूज़ दिखाई देती होंगी। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम जो चल रहा होता है या होने वाला होता है, तो उसके पोस्टपोन की न्यूज़ बहुत हवा में उड़ जाती है। ठीक है? क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और ये होगा, वो होगा। आपको क्या करना है, आपको ऐसे र्यूमर से बच के रहना है। आप ऐसे र्यूमर्स को बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाले हैं। आपको इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। ठीक है? मन में क्या होता है, नो डाउट हम एक स्टूडेंट हैं, हम जब एक पेपर देने जाते हैं तो हम हमें लगता है हम प्रिपेयर्ड नहीं है। और आपको एक सही बात बता दूं, किसी भी कंपटीशन के लिए कोई भी स्टूडेंट कभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं होता है। उसको लगता है अभी भी कुछ ना कुछ रह गया है। तो हमें क्या लगता है, थोड़ा और टाइम मिल जाता, क्या पता और अच्छे से तैयार हो जाता। तो ऐसे में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है और हमको लगता है यार पोस्टपोन हो जाता तो सही रहता। ठीक है? बट ऐसा बिलीव करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पोस्टपोन होने के बाद सिचुएशन और खराब हो जाती है, आप थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हैं, आप अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं और समवेयर आपका परफॉर्मेंस हो सकता है पहली बार में ज्यादा अच्छा होता, अब उतना अच्छा नहीं हो पाया। तो आपको ऐसे रूमर्स को अवॉइड करना है। यू जस्ट हैव टू रिलाई ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है? ये नहीं है कि अगर आपको यूट्यूब पे किसी ने कह दिया कि पेपर पोस्टपोन हो गया है तो आपने मान लिया और आपने ऑफिशियल वेबसाइट चेक नहीं करी। आपको पता है ये एग्जाम एनटीए कराता है, तो आपको एनटीए की वेबसाइट पर जाना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप एनटीए पर जाइए, आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके चेक करिए, सीयूईटी वाले कॉलम में आपको भाई अगर कुछ भी हुआ होगा, कुछ भी नोटिस होगी तो आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है? अगर नोटिस नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। तो अगर आपको इतना है तो आप बस एक बार दिन में 24 घंटे में, सिर्फ एक बार बोल रही हूँ, बार बार नहीं, 24 घंटे में आप एक बार जाके ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिए। न्यूज ऑथेंटिसिटी के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, ये सारी चीजों के लिए एक बार हमें लास्ट के कुछ दिनों में चेक करना भी होता है। तो आप बस इसके लिए चेक करिए। अदरवाइज सर्च करके यूट्यूब पे कुछ मत जाइए कि र्यूमर्स डाल दिया अब और वो पोस्टपोनमेंट डाल दिया, तो ऑब्वियसली आपको 15-20 रिजल्ट मिल ही जाएंगे। तो आपको वो चीज अवॉइड करनी है। किसी भी पेपर में आपको पेपर क्रैक करने के लिए ये कुछ चीजें याद रखनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि क्या होता है कि एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ 100% तैयारी है, ठीक है, लेकिन उसने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। कौन सी चीजों पे? दो मेजर चीजें आज मैंने आपको बताई हैं। एक है आपका टाइम मैनेजमेंट और एक है आपका नेगेटिव मार्किंग। ठीक है? ये दोनों होमवर्क आपको घर से करके जाना है। एक स्टूडेंट होगा जिसने 100% तैयारी करी है लेकिन उसने इस चीज के बारे में नहीं सोचा। वहीं पर एक स्टूडेंट है जो भले 80% तैयारी करके जा रहा है लेकिन उसने 5 दिन पहले बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनाई। उसने ये सारी चीजों पे बराबर ध्यान दिया और उसने कहा कि मुझे उस 2 घंटे में कैसा परफॉर्म करना है, मेन तो इस पे निर्भर करता है ना। मैंने साल भर क्या पढ़ा, मैंने महीने भर क्या पढ़ा, इससे थोड़ी ना मतलब है। मेन तो है कि मैंने उस 2 घंटे में कैसा परफॉर्म किया ना, वही तो मेरा रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो मुझे उस 2 घंटे में एक स्मार्ट वर्क करना है, एक स्ट्रैटेजी लेके चलनी है और उसी को फॉलो करना है। और ऐसे में क्या होता है, वो स्टूडेंट अपना पेपर क्रैक कर ले जाता है और आपको भी वही स्मार्ट स्टूडेंट बन के इस पेपर को क्रैक करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।